हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स क्लब। दोस्तों आज हम करने वाले अपने चैप्टर नंबर 18 जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जिसे हम शॉर्ट में फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। तो देखो, फाइनल अकाउंट का बेसिकली हमारे पास दो चैप्टर है क्लास 11 में। जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 और सेकंड चैप्टर चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 18 जो है विदाउट एडजस्टमेंट, यानी आपको फाइनल अकाउंट तो बनाना है लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आपको नहीं करने। और जो चैप्टर नंबर 19 है विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट का मतलब उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल एडजस्टमेंट भी करने पड़ेंगे। तो देखो, पहले हम जो सीखेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, यानी पहले हम सिंपल में सीखेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, उसके बाद हम विद एडजस्टमेंट करेंगे। क्योंकि देखो, अगर विद एडजस्टमेंट करने के लिए पहले आपको उसका बेसिक जो है यानी विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर उसको करना पड़ेगा। इसी चैप्टर का बेस बनेगा और इसी चैप्टर अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो, आप सबको पता है कि सर फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनाई जाती है। सबसे पहला जो अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट और फिर हमारे पास बैलेंस शीट है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिकली एक ही पर्पज है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट से निकलेगा। और सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां से नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट लायबिलिटी कितनी उसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात है सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मेट है, पहले उसकी बात करते हैं। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको बनाना है तो आपको बस इस दो फॉर्मूले को लर्न करना पड़ेगा। इसी दो फॉर्मूले के बेस पे आपका टोटल ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है। यानी अगर इस दो फॉर्मूले का आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट का कोई सा भी क्वेश्चन आपके हाथ से नहीं जाएगा। देखो, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का एक सिंपल फॉर्मूला है नेट सेल माइनस सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है कि यानी आपने जो गुड्स सेल कर दिया उसकी कॉस्ट कितनी थी। बहुत सिंपल है। सपोज कि आपने टोटल जो सेल किया है वो आपने 10,000 का सेल किया, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, और उस गुड्स की कीमत आपके लिए कितनी थी? तो सर आपने कहा कि सर गुड्स की कीमत हमारे लिए 8,000 थी, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 2,000 आ गया। बहुत सिंपल है। सीओजीएस का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो आपने सेल किया उसकी आपके लिए कॉस्ट कितना है। और नेट सेल का मतलब क्या है कि आपने कितने रुपए को सेल किया। तो सिंपल यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 2,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर। उसके बाद अगर बात करें कि सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, यानी टोटल जो आपने परचेज किया होगा रिटर्न माइनस करने के बाद उसको ऐड करेंगे। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो उसको ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर देंगे तो आपका सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक ही चीज आपको समझनी है कि सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। हालांकि अगर आपने चैप्टर नंबर 2 सही से पढ़ा होगा तो वहां आपको बताया गया होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, जो इनडायरेक्ट होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते थे। ये तो मैंने उनकी एडजस्टमेंट बता दी, कहां उनकी एंट्री होगी, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि सर डायरेक्ट वाले कौन से हैं और इनडायरेक्ट वाले कौन से हैं। तो अभी मैं आगे समझाऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये देखो, एक सपोज अगर आपके पास कोई गुड्स था 2,000 रुपीज का, पहले से ओपनिंग स्टॉक था और आपने उसको और परचेज कर लिया 10,000 रुपीज, तो टोटल आपके पास गुड्स कितना हो गया? तो सर टोटल हो गया मेरे पास 12,000। कोई दिक्कत है? ओपनिंग स्टॉक हमने नेट परचेज 10,000 का किया, टोटल कितना हो गया? 12,000 हो गया। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं। और सपोज कि आपने उस गुड्स को बेचने से पहले यानी सेल करने से पहले कुछ और आपने उस पर एक्सपेंस कर दिया। सपोज उसको लाने का खर्चा, दुकान तक लेके आने का खर्चा, या आपने उसमें थोड़ा बहुत कुछ मॉडिफिकेशन कराया या कुछ भी, उसको मतलब सेल होने से पहले आपने कुछ पैसे उस पर और खर्च किए डायरेक्टली उसी गुड्स पे, किसी अदर काम के लिए नहीं, डायरेक्ट उसी गुड्स पे। यानी जो पैसा खर्च हुआ है पता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी गुड्स के लिए हुआ है, उस एक्सपेंस को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। सपोज हमारा ये मान लो मार्कर सेल करने का काम है, हम मार्कर परचेज करके लाए, मार्कर जो हमने परचेज करके लेके आए तो इसका हमें लगा फ्रेट या कैरिज, किराया लगाया। तो अब ये जो हमने मान लो कि 10,000 का मार्कर लेके आए और उस पर 2,000 रुपए 2,000 रुपीज का हमने फ्रेट चार्ज किया, फ्रेट हमने देना पड़ा यानी किराया हमें देना पड़ा। तो जरा मुझे बताओ ये 2,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ इसी गुड्स की वजह से खर्च हुआ? हाँ सर। स्पेसिफिक इसी गुड्स की वजह से खर्च हुआ कि और कोई रीजन था? नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन था, इसी गुड्स की वजह से 2,000 रुपए का एक्सपेंस हुआ, अदरवाइज एक्सपेंस नहीं होता। तो ये 2,000 रुपए क्या है? डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल है, मतलब डायरेक्ट इसी पे लगा हुआ है। हमें पता है कि जो पैसा खर्च किया हमने डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से और इसी के ऊपर खर्च किया है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, यानी जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी गुड्स पे खर्च हुआ है। तो ये एक्सपेंस क्या हो जाएगा? 2,000 रुपए डायरेक्ट एक्सपेंस। बहुत सिंपल है। यानी कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपने
गुड्स पे कर एक्सपेंस किया और डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए किया है और सेल होने से पहले किया है, सेल होने के बाद नहीं। आपने सेल किया और सेल होने के बाद उसको कस्टमर तक पहुंचाया, उसके लिए भी फ्रेट लग सकता है, तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ठीक है, यानी वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। और आगे समझाऊंगा। देखो, तो आपने 2000 रुपए इसको कैरीज में खर्च कर दिए, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो टोटल आपका कितना हो गया? तो सर टोटल हमारा 14,000 रुपीज का। बहुत सिंपल है, 2000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, नेट परचेस हमने 10,000 किया, 12,000, 2000 रुपए हमने खर्च कर दिया उस पर, कितना हो गया? तो सर टोटल हमारा हो गया मान लो 14,000। और लेट सपोज कि 4000 रुपए का अभी भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, तो 4000 हम क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे। तो मेरा सीओजीएस कितना आ गया? तो सर सीओजीएस आ गया 10,000। यही हुआ ना, 2000 रुपए का पहले से स्टॉक था, 10,000 रुपए हमने और परचेज किया, तो टोटल कितना हो गया? 12,000। 2000 रुपीज हमने उस पर एक्सपेंस कर दिया, टोटल कितना हो गया? 14,000। और 14,000 में से 4,000 का स्टॉक हमारे पास है, तो जो हमने स्टॉक सेल कर दिया वो कितने रुपए का था? तो सर 14,000 टोटल हमने खर्च ही किया था, 4,000 रुपए का स्टॉक हमारे पास स्टिल है हमारे पास, तो हमारा खर्च हुआ कितना? 10,000। इस 10,000 को हम क्या बोलते हैं? सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सेल हो गया उसकी कॉस्ट कितनी है? अब इसी सीओजीएस को अगर मैं सेल से माइनस करूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। देखो मैं 10,000 यहां पे लिया, नेट सेल मेरा कितना है? अच्छा यहाँ पे नेट मैं ज्यादा कर देता हूं एग्जांपल। अब सपोज कि हमने नेट सेल कितने कर दिया? सपोज कि 10,000 का था, मैंने उसको 18,000 में सेल कर दिया, तो नेट सेल मेरा कितना आ गया? 18,000 रुपए का। और सीओजीएस कितने का था मेरा? 10,000 का। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के कितना है? तो सर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आपका आ गया 8,000 रुपीज। 8,000 रुपए का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया। अगर मैं इसी दोनों फॉर्मूले को इसमें इंसर्ट कर दूं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दूं, तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। इस दोनों के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं है, बस यही दो है इसके अंदर। अब देखो क्या हो गया, अब ये कैसे आएगा, इसके अंदर कैसे आएगा? तो बहुत सिंपल सा है, ये सारी चीजें देखो, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी चीजें ऐड हुई है। और एक तरह से ये सारी चीजें किसको इंडिकेट करती हैं? तो ये सारी चीजें एक्सपेंस को इंडिकेट करती हैं, ठीक है ना। ये मेरा क्या है? सीओजीएस मेरा क्या? एक्सपेंस ही तो है। और ये मेरा किसको इंडिकेट करता है? तो सर ये मेरा इनकम को इंडिकेट करता है, रेवेन्यू को इंडिकेट करता है। तो अगर मैं जो एक्सपेंस हुआ उसको मैं डेबिट साइड लिख दूं और जो मेरा इनकम हुआ उसको मैं क्रेडिट साइड लिख दूं, तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? टोटल मेरा एक्सपेंस कितना? 10,000 का, और इनकम कितना मेरा? 18,000 का। तो अगर इनकम में इस साइड लिख दूं, देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंस सीओजीएस मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का हुआ है? 10,000 का। तो इसको अगर मैं डेबिट साइड यहां पर लिखता हूं, सपोज मैंने 10,000 यहां लिख दिया, ठीक है। और आपके पास जो सेल हुआ है, इनकम हुआ है, इसको मैं 18,000 मैंने यहां पे लिख दिया, तो मेरा क्या आएगा? मेरा प्रॉफिट निकल के क्यों नहीं आएगा? देखो इनकम साइड कितना? 18,000 और एक्सपेंस साइड कितना है? 10,000। तो 18 माइनस 10 यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आएगा? सीडी जो मैं निकालूंगा वो मेरा 8,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जो कि यहाँ आ रहा है। यानी इसी फॉर्मूले को तो इसमें इंसर्ट किया गया ट्रेडिंग अकाउंट में, इसके अलावा कुछ भी एक वर्ड भी एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ये दो तीन चीजें हैं, मैं समझाऊंगा क्या है, बाद में समझाऊंगा, पहले नॉर्मल समझो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ठीक है सर कैसे हुआ, देखो अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा फॉर्मेट देख लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ। एक क्रेडिट साइड क्या लिखा हुआ? बाय सेल, ठीक है। आपने कहा कि इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगा। आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट, तो ये इनकम है तो क्रेडिट साइड आपने लिख दिया। उसके बाद ये सारे क्या है? देखो ये ओपनिंग स्टॉक है, क्या है हमारा? एक्सपेंस। कैसे सर? देखो ना यहाँ पे एक्सपेंस में लिया मैंने। उसके बाद क्या है? परचेज हमने किया, भी एक्सपेंस है। और उसके अलावा जो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेंस लिखे, जैसे कि क्या लिखा मैंने यहाँ पे? लिखा मैंने वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट, कार्टेज इनवर्ड, फैक्ट्री पावर और फ्यूल, ये सारे क्या है? तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये हैं सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जितने भी मैंने एक्सपेंस यहाँ पे लिखे हैं ये सारे कौन किसको इंडिकेट करते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस को इंडिकेट करते हैं। ये सारे ऐसे एक्सपेंस है जो डायरेक्टली भी आइडेंटिफिएबल या एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, यानी उस गुड्स से डायरेक्ट एट्रीब्यूट करते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सिर्फ और सिर्फ उसी गुड्स के लिए खर्च किया गया। सर आपको कैसे पता कि ये सारे उसी गुड्स के लिए खर्च किया गया? नाम से पता है, कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? कुछ इनवर्ड मतलब क्या? लाना, यानी किराया या एक्सपेंस कोई सामान लाने का। तो जब हम गुड्स परचेज करके लाएंगे तो उस पे जो खर्च होगा उसके अलावा और कोई पैसे हो नहीं सकता, डायरेक्ट उसी पे आइडेंटिफाई है, तो कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस एंड सैलरी, सैलरी नहीं, सैलरी एंड वेजेस होगा तो पेल में जाएगा,
या सिर्फ सैलरी होगा तो भी पीनल में जाएगा। ये लिखा पहले वेजेस, यानी वेजेस को वर्ड देखो, वेजेस यानी मजदूरी, यानी कोई भी गुड्स बनाने का, रिपेयर करने का, या मतलब उसको रिनोवेशन करने का, यानी जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उस पे सिर्फ जो मजदूरी लगी है वो सिर्फ और सिर्फ उसी गुड्स के ऊपर लिखा है, तो ये भी कहा जाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस यानी डेबिट साइड। फैक्ट्री सॉरी फ्रेट कार्टेज इनवर्ड, फ्रेट कह लो, किराया कह लो, या कार्टेज इनवर्ड यानी सामान लाने का किराया, वही है कैरेज इनवर्ड कह लो या कार्टेज इनवर्ड कह लो। उसके बाद फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, ये भी क्या है, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, यानी फैक्ट्री में जो मान लो कोई सपोज हम ये मार्कर इसको ना मैन्युफैक्चर करते फिर सेल करते, तो भाई मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीनरी तो चलेगी ना, मशीनरी का फ्यूल लगेगा, या मशीनरी अगर इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो पावर उसका लगेगा। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी मार्कर लगा, मार्कर के लिए वो पावर या फ्यूल का खर्च हुआ है। सर आप बोलोगे सर और भी तो काम होते हैं, मान लो कि एम्प्लॉय काम कर रहा है, वहां भी तो पंखा चल रहा है, वहां पर तो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, पावर नहीं बोलते। पावर तभी यूज किया जाता है जब हेवी मशीनरी को रन करना हो, और हेवी मशीनरी तभी रन करती है जब कोई सामान मैन्युफैक्चर करना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बोलेगा तो पेनल का खर्चा है, अगर पावर बोलता है तो पावर का मतलब क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, और वो किसका एक्सपेंस है, वो ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, तो मैंने सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और कुछ ओपनिंग स्टॉक इधर लिख दिए, और जो चीजें मैंने यहाँ पे माइनस की थी, माइनस क्या क्या किया देखो, क्लोजिंग स्टॉक और ये दोनों मेरा क्या है, देखो यहाँ टोटल में से भी माइनस हुआ था, और ये मेरा जो नेट सेल है इसको मैं लिख दिया क्रेडिट साइड, और आपका ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट बन के रेडी हो गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, जितने भी एक्सपेंस है, अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक, परचेज और प्लस सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इस साइड क्या लिखना है, इस साइड आपको सिर्फ और सिर्फ नेट सेल लिखना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, यहां पे मैंने क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, और परचेज में लिखा मैंने परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड दोनों सेम होता है, आपको पता है। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जो चीजें हमने परचेज की थी फिर उसको रिटर्न कर दिया। तो सिंपल सी बात है, सपोज कि आपने सर 20,000 का परचेज किया था और उसमें 5,000 का रिटर्न कर दिया था, तो यहाँ पे 15,000 ही आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे मैं लिखा था नेट परचेज, यानी परचेज में से जो रिटर्न होगा उसको माइनस करने के बाद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर परचेज में से कुछ रिटर्न होगा तो उसको माइनस करना है, उसके अलावा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे इसको यहाँ लिखना है। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अच्छा सर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सारे एक्सपेंस मैंने लिख दिए, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है आपकी बुक में अगर दिया, बस इतना समझो कि अगर वो एक्सपेंस डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट पे किया गया तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और सेल से पहले होना चाहिए, ये भी समझ देखना। सेल करने के बाद मान लो कि कस्टमर ने कहा भाई सेल होगा, ठीक है इसको पैक कर दो, अब पैकिंग एक्सपेंस क्या है, तो जो पैकिंग एक्सपेंस होता है हमेशा इनडायरेक्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, क्योंकि सामान भी रेडी है, अब बिकने के लिए रेडी है, अब बिकने के बाद उसको आपने पैक किया तो आपका कहाँ जाएगा, उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। अब बोलोगे सर पहले पैक करेंगे तभी तो बिकेगा, तो अगर मैं दूसरा लाइन बोलूं कि सामान अगर सेल करने के लिए रेडी हो गया यानी सेलेबल कंडीशन में है, यानी इसको हम सेल कर सकते हैं, फिनिश हो गया प्रोडक्ट, इसके बाद कुछ भी खर्च होगा तो सब पेनल में जाएगा। हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमने मैन्युफैक्चर किया, पॉलिशिंग किया, सब कुछ रेडी कर दिया, अब ये सेल हम कर रहे हैं, अब सेल करते समय जो भी एक्सपेंस होगा वो सब के सब किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। उससे पहले जितने खर्च किए गए हैं और वो भी सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है और वो सारे पेनल में डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सेल कर दिया, अगर उसमें से कुछ रिटर्न होगा तो सेल रिटर्न हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी हम बोलते हैं। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, मैंने ये आपको क्लोजिंग स्टॉक पहले समझा दिया, दो चीजें यहाँ पे, दो चीज एक्स्ट्रा लिखी मैंने, स्क्रैप सेल और एबनॉर्मल लॉस। अगर आपके पास किसी गुड्स में खराब हो गया या एबनॉर्मल लॉस हो गया, यानी किसी वजह से उसका लॉस हो गया, तो उसको आप ऑटोमेटिकली माइनस करोगे। स्क्रैप सेल का मतलब क्या आता है कि मतलब यार अपसोल्यूट हो गया था, खराब हो गया था, उसको हमने कम रेट में उसको सेल कर दिया, यानी स्क्रैप में बेच दिया, तो स्क्रैप सेल और एबनॉर्मल लॉस ये दोनों माइनस हो जाता है। क्यों, देखो सपोज यहां देखो, यही समझाता हूं, सीओजीएस 10,000 का था, है ना, 14,000 का टोटल गुड्स था, जिसमें से 4,000 का था बचा हुआ है 10,000 का, जिसमें से हमने सपोज कि 3,000 का गुड्स का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो आपने सेल कितने किया रियल में, तो रियल में तो हमने 7,000 का सेल किया ना, ये तो हुआ है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस को आप क्या करो, डायरेक्ट माइनस ही तो कर सकते हो। सपोज कि आपने ये 10,000 रुपीज का मार्कर परचेज किया, ठीक है, उसमें से एक मार्कर खराब निकला जो कि 5,000 रुपए का था,
और आपने एक मार्कर को 6,000 रुपए में बेच दिया। आपने परचेज कितने किया था? तो सर हमने परचेज किया था 10,000 का। सेल कितने में कर दिया? तो सर सेल किया 6,000 में। तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? सर लॉस हुआ 4,000 का। बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था कितने का? 1,000 रुपए का। लेकिन आप कह रहे हो लॉस, क्यों? क्योंकि जो आपने परचेज किया था 10,000 का, उसको 6,000 का नहीं बेचा। आपने जो परचेज किया था इसमें से एक गुड्स तो आपका लॉस ही हो गया था, तो यानी 5,000 तो ऐसे ही माइनस कर दो। जो बचा 5,000 इसको आपने सेल किया 6,000 में, यानी आपका प्रॉफिट है 1,000 का। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको तो हम डायरेक्ट ही माइनस करेंगे, ताकि उसको बाकी अदर गुड्स पे जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसका इफेक्ट वहां पे ना आए। और अगर उसी एबनॉर्मल लॉस की वजह से कुछ कोई प्रॉफिट हो गया, मतलब स्क्रैप हो गया, सपोज कि हमारा चलो यार 5,000 का तो नहीं लेकिन 500 का बिक गया, तो 500 आप उसको एडजस्ट कर दो, उसको ही माइनस कर सकते हो आप इजिली। तो आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो सिंपली आपके सामने ये लिखा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट इसी दो फॉर्मूले से बन के निकला, मैंने आपको समझा चुका। ठीक है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं लिख दिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 है, जो टीएस ग्रेवाल का हमारी बुक है 2020 एडिशन का, 2020 का एडिशन है, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। मैं आपको इसी क्वेश्चन को इसमें करके दिखा देता हूं ताकि और आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके बाद हम सीधा किसकी बात करेंगे? तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, पहले ये सीख जाए। देखो फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले क्या लिखा हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक कितना है? तो सर ओपनिंग स्टॉक है 23,000। उसके बाद हमारे पास क्या है? तो उसके बाद हमारे पास है परचेज। अब परचेज कहाँ है? ओपनिंग स्टॉक हमने कर दिया, परचेज ये रहा। परचेज कितना है? 29,000। परचेज कितना है हमारे पास? 29,000। और उसके बाद मैंने क्या लिखा? परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, दोनों का मतलब एक ही होता है, आप सबको पता है। तो परचेज रिटर्न कितना है? परचेज रिटर्न हमारे पास कहीं क्वेश्चन है क्या? ये रहा सर, परचेज रिटर्न है 2400। तो आप 2400 इसको यहां लिखोगे और माइनस करके जो आएगा हम इसको यहां लिख देंगे। तो सीधा माइनस ही कर देते हैं। 29,000 में से अगर मैं 2,000 माइनस करूं कितना आएगा? 27, और 6 और माइनस कर दो 26,400। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा वेजेस एंड सैलरी। वेजेस एंड सैलरी है क्या हमारे पास? तो सर सेल रिटर्न है, क्लोजिंग है, इनवर्ड है, नहीं है। वेजेस एंड सैलरी नहीं है, तो नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। जरूरी है कि अगर हमारे पास फॉर्मेट में तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में नहीं है तो वो सारी चीजें हम उसको नहीं लिखेंगे। लो मैंने सब मिटा दिया यहाँ पे। ठीक है, देखो इसके बाद हमारे पास क्या है? इसके बाद हमारे पास है सर सेल। अगर सेल में लिखूं तो सेल हमारे पास कितना है? तो सेल हमारे पास है 25,400, और उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कितना है? 500 का। सेल रिटर्न को एक नाम और है, उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न कितना? 500। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? तो सर ये आएगा 24,900। 24,900। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दिया है कितना? 47,700। उसके बाद दिया है कैरीज इनवर्ड। अब ये बताओ, ये जो एक्सपेंस है कैरीज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट है? सर डायरेक्ट एक्सपेंस है। सामान लाने का किराया, यानी सामान तो बिका नहीं, अभी तो फैक्ट्री तक भी नहीं पहुंचा, अभी तो आएगा, उसके बाद सेल होगा ना। सब सेल होने लगेगा उसके बाद के सारे इनडायरेक्ट में जाएंगे। उससे पहले है, पहली बात क्या है? सामान सेल करने से पहले है। दूसरा क्या है? डायरेक्ट आइडेंटिफिएबल, यानी डायरेक्ट उसी गुड्स पे किया गया। मैं पता सर आपको कैसे पता? सीधी सी बात है, कैरीज इनवर्ड सामान लाने का किराया, तो उसी पे तो खर्च होना, और कुछ तो आया नहीं। जो चीज हम सेल करते हैं उसी पे तो खर्च हुआ है। सर अगर हमने मान लो कि हम फर्नीचर, कोई हमने फिक्स एसेट परचेज किया हो, सपोज कि हम कुछ और बेचते हैं और हमने मान लो कि हमें फर्नीचर सेल करने का काम है, लेकिन हम मशीन भी खरीद के लाए और उस पे कैरेज लगा, तो उसको बोलेगा कैरेज इनवर्ड ऑन फिक्स एसेट। फिर बताएगा कि ये जो किराया जो हमने लगाया है ये किसी अदर फिक्स एसेट पे लगाया है, किसी गुड्स पे नहीं लगाया, तो फिर उसको हम पीएनएल में ही डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा कैरेज इनवर्ड, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ इसका मतलब सीधा सा है कि जो हम गुड्स सेल करते हैं उस गुड्स को लाने का ये खर्चा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपको लिखोगे टू कैरीज इनवर्ड। टू कैरीज इनवर्ड, ये हमारा क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है।
तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 100 रुपीज। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका गुड्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ये कहा जाएगा, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो और हम क्या, सर स्क्रब सेल ये एबनॉर्मल लॉस ऐसा कुछ है नहीं, तो नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। इसको भी मैं रफ कर देता हूं यहाँ पे सिंपल सा, ये लो। ठीक है, सेम क्वेश्चन को मैं इस वाले मेथड से भी, मतलब इस फॉर्मूले से भी करके दिखाऊंगा। पहले इससे कर लेते हैं। अगर मैं इसका टोटल करूं तो कितना आएगा, इसका टोटल कितना आएगा, तो अगर हम ऐड करते हैं तो इसको टोटल ऐड करने वाला आ रहा है 72,600, तो इधर भी हम कितना लिख देंगे 72,600। ठीक है, ये इनकम साइड को इंडिकेट करता है और ये एक्सपेंस साइड को। तो यहाँ पे 72,600, तो मैंने 72,600 यहाँ पे लिख दिया, और इसमें से इन सबको माइनस करेंगे और जो भी आंसर आएगा यहाँ पे उसको हम क्या बोल देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस सीडी। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा सीडी में उसको हम बोल देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर सर एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो तो यहाँ पे आंसर आएगा, फिर उसको हम बोलेंगे बाई ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस ही आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है ना, इन सबको ऐड करो और इन सबको क्या करो, इसमें से इसको ऐड करके माइनस कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा। और अगर एक्सपेंस ज्यादा हो इनकम कम हो, तो अगर इस साइड ज्यादा हो तो यहाँ पे जो आंसर है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए लिखा कि इस क्वेश्चन में भी फिलहाल क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट ही निकल के आ रहा है। तो 72,600 में से इन सबको ऐड करके मैं माइनस कर देता हूँ। तो देखो इसको माइनस करके कितना आएगा, 26,600 आएगा। मैंने 400 लिख दिया गलती से, 26,600। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सबको ऐड करते हैं 47,700, और माइनस कितना करना है इसमें से, 72,600 में से माइनस कर दो 49,700। ठीक है, 22,900। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, 22,900 रुपीज का निकल के आ रहा है। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया हमने। क्या बना के, ट्रेडिंग अकाउंट बना के। बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हो सारे यहाँ लिखो। इधर साइड क्या लिखना है, बाई सेल और क्लोजिंग स्टॉक। इसके अलावा दो चीज और आ सकता है, एबनॉर्मल लॉस और स्क्रब सेल। अगर हो तो, ना हो तो ठीक है। और इधर क्या है, ओपनिंग स्टॉक परचेज, परचेज में रिटर्न माइनस करना, सेल में से रिटर्न माइनस करना अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। उसके अलावा यहाँ पे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको 4-5 है, याद कर लो। वेजेस है, कैरीज इनवर्ड है, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल है, यही सारी चीजें। अगर आप याद नहीं कर सकते हो बस समझ जाओ, आपको समझना मैंने सिखा दिया है कि कैसे पहचान करना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आप याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 4-5 ही, ज्यादा तो है नहीं हमारे पास। फॉर्मेट मैंने अभी इससे पहले लिखवाया था, उसमें सारे एक्सपेंस मैंने लिख दिए थे। अब सेम क्वेश्चन को अगर मैं इस फॉर्मेट से, इस मेथड से करूं कि सर अगर इस फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले का क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है सेल माइनस सीओजीएस, है ना। तो सेल हमारे पास है, देखो नेट सेल लेना हमें 24,900, कितना है 24,900। सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ। ओपनिंग स्टॉक कितना है, सर ओपनिंग स्टॉक है 23,000। परचेज कितना है, परचेज हमेशा नेट परचेज में लिखा है, नेट कितना है 26,600, 26,600। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, सिर्फ 100 रुपीज। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। मेरा ऐड करके 49,700। इसमें से माइनस क्या करना मुझे, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 47,700। ठीक है, तो अगर मैं 47,700 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, तो सर इसमें आएगा, ये आएगा 2,000 रुपीज। तो मेरा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना आ गया, तो सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 2,000 रुपए। यहां से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो और आपका जो प्रॉफिट निकल के आया वो आया 22,900। देखो यहाँ भी 22,900 निकल के आ रहा है और यहाँ भी 22,900 निकल के आ रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसी दोनों फॉर्मूले के बेस पे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट इसी दोनों फॉर्मूले के बेस पे है। अगर ये दो फॉर्मूला आपको आता है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट आता है। तो सर हमें एग्जाम में करना कैसे है, अगर आपको बोलेगा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये कहाँ काम आएगा, कभी कभी आपको किसी कैलकुलेशन के लिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने पड़ता है तो वहां पे काम आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये फॉर्मूला आपका काम आ सकता है क्वेश्चन नंबर कौन से में, क्वेश्चन नंबर 4 में काम आ सकता है ये फॉर्मूला, ये सारे
क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं कहीं आपका ये फॉर्मूला काम आ जाता है। तो यही आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। आई होप आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना समझ में आ गया हो। तो अगर हम बात करें कि सर अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, ये जो हमारा सीडी आया है ग्रॉस प्रॉफिट का, इसको हमें ट्रांसफर करना है किसमें, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड जाएगा, तो सर ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड जाएगा, और अगर यहाँ पे लॉस आता तो किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस है सारे एक्सपेंसेस वहां पे एंट्री करनी है। मैं ये इसको रफ करता हूँ, फिर इसको बना के मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखो अब हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट याद नहीं करना क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है तो किस साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, यानी ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है 22,900, इसको हम यहाँ इंसर्ट कर देंगे। और अगर हमारे पास ग्रॉस लॉस होता है, सपोज यहाँ पे हमारे पास लॉस होता है 5,000 का, तो हम इसको क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं उसको डेबिट साइड और क्या लिखते हैं, बाई ग्रॉस लॉस, ठीक है, कितना 5,000, ठीक है। फिलहाल ये नहीं है तो मैं इसको मैं क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। एक ही होगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, यानी जो आपने निकाला इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद डेबिट साइड यहाँ पे कौन सी एंट्री होगी, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी आपके क्वेश्चंस में जितने भी एक्सपेंस लॉस दिए हुए हैं उन सब की एंट्री कहां कर देना है, डेबिट साइड। और जितने भी गेन और इनकम दिए हुए हैं उन सब की एंट्री कहां कर देना, ऑल इनकम्स एंड गेन, यानी किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट गेन है उसको किस से एंट्री कर देना, क्रेडिट साइड एंट्री कर देना। और फिर इन सबको ऐड कर लेना, अगर इधर कुछ बैलेंस आता है तो नेट प्रॉफिट और इधर बैलेंस आता है तो नेट लॉस। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखा है, इसका मतलब क्या सर ये वाले भी एक्सपेंस जाएंगे क्या, नहीं, यहाँ पे मेरा ऑल एक्सपेंसेस का मतलब है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओनली, ठीक है, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी जो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गए वो वाले एक्सपेंस, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस बोलता तो इससे हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सारे एक्सपेंस, वेजेस भी यही लिखेंगे क्या, फिर से कैरीज इनवर्ड भी नहीं, जो एक्सपेंस आपने यहां नोट डाउन कर दिए उन एक्सपेंस के अलावा सारे एक्सपेंस यहां पे जाएंगे। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहां लिखना है। अच्छा सर और क्या लिखना है, एंड लॉसेस, किसी भी तरह का लॉस हो ये लॉस भी यहीं पे लिखा जाएगा डेबिट साइड। उसके बाद आपने कहा सर ऑल इनकम एंड गेन, किसी तरह का कोई इनकम है, कहीं से हमें इंटरेस्ट मिला, कहीं से हमें प्रॉफिट मिला, कहीं किसी भी तरह का कोई इनकम हुआ है, कोई फायदा हुआ है, कोई गेन हुआ, उसको किस साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। अब इसको याद तो नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे आइटम बन सकते हैं। डेबिट साइड आप कितना याद करोगे, डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिपेयर है, बहुत सारे खर्चे आप कितने याद करोगे। तो सीधा समझो ना कि जो एक्सपेंस यहाँ आ गए उसके अलावा सारे एक्सपेंस यहाँ पे, और जो इनकम यहाँ पे आ गया उसके अलावा सारे इनकम यहाँ पे। सर यहाँ पे कौन से इनकम आए हुए हैं, यहाँ पे हमारा सेल आया हुआ है, सेल भी तो एक तरह का रेवेन्यू है। सेल के अलावा जो भी पैसा आपने रिसीव किया इनकम के तौर पे, कैश रिसीव मत लिख देना, कैश रिसीव आपने किया, क्यों रिसीव किया सर, हमने कोई सामान बेचा था उसमें कोई इनकम नहीं हुआ था, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपने जो सेल किया उस पर ना तो इनकम हुआ ना लॉस हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जो भी इनकम होगा यहाँ पे, जो भी एक्सपेंस होगा यहाँ पे, एक्सेप्ट इस एक्सपेंस का। दूसरी बात और क्या करें, यहां पे हमेशा ध्यान रखना है कि ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल एक्सपेंसेस का मतलब ये भी नहीं कि सारे टाइप के एक्सपेंसेस, दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, सपोज कि आपने अपने बिजनेस के लिए कोई फिक्स एसेट परचेज किया, आपने बिल्डिंग परचेज किया, ये एक्सपेंस है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल एक्सपेंस है। तो क्या इस एक्सपेंस को यहाँ लिखोगे, आप अगर नहीं सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या यहां लिख दोगे, हाँ यहां लिखेंगे। भाई यहां क्यों लिखोगे, क्योंकि सर आप ही ने तो अभी कहा कि सारे के सारे इनडायरेक्ट, जब यहां नहीं गया तो यहां जाएगा, नहीं ना तो यहां जाएगा ना यहां जाएगा, ये जो आपने परचेज किया ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैं सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही जाते हैं ट्रेडिंग और पीएनएल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो भूल ही जाओ। देखो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये कहां जाएगा, तो सर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर जाएगा ये एसेट साइड बैलेंस शीट में, एसेट साइड कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो हमारे क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको दो पार्ट में बाइफरकेट कर दो, फर्स्ट कर दो डायरेक्ट और दूसरा कर दो इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट है किस में जाएंगे, ट्रेडिंग में,
और जो इनडायरेक्ट वो कहाँ जाएंगे, पीएनएल में। आई होप आपको समझ में आ गया हो। यानी सिर्फ और सिर्फ हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्ट है तो यहाँ पे, इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में एसेट साइड। दूसरी बात, अगर आपके पास सेल है तो यहाँ पे सेल के अलावा जो भी आपके पास इनकम है या गेन है उसको हम क्रेडिट साइड यहाँ पे लिख देंगे। और क्या, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। सर हमने कोई फिक्स एसेट सेल किया और उससे हमें कोई प्रॉफिट लॉस या गेन कुछ ही तरह हो गया, अगर लॉस है तो डेबिट साइड और गेन है तो किस साइड, इनकम साइड। सीधी सी बात है, ठीक है सर। तो हमने सारे एक्सपेंस यहाँ पे लिख दिए, सारे लॉसेस यहाँ लिख दिए और सारे इनकम या गेन हमने यहाँ लिख दिए, एक्सेप्ट उस एक्सपेंस का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको छोड़ के सारे एक्सपेंस हमने यहाँ पे लिख दिए इनडायरेक्ट वाले। अब हमने इन सबको ऐड किया, सपोज इसका टोटल ऐड आ रहा 1,00,000 रुपीज और इन सब का ऐड आ रहा हमारा 80,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट 20,000। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नेट प्रॉफिट आए, हमारे पास नेट लॉस भी आ सकता है। तो अगर नेट लॉस आएगा तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंस आपका क्या आएगा, एक्सेस आएगा, ज्यादा आएगा और आपका इनकम कम आएगा। तो इस केस में हम उसको बोलेंगे बाई नेट लॉस। यानी ये जो हमारा निकल के आया ये नेट लॉस आया, कुछ भी आ सकता है, 5,000 सपोज 8,000 कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपको समझना क्या है, बस ये अकाउंट आपको अगर याद रहेगा, अगर समझ जाते हो कि ये सारे एक्सपेंस यहाँ पे है तो इसके अलावा सारे के सारे एक्सपेंस वहां जाएंगे, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और 4-5 जो डायरेक्ट एक्सपेंस है इसको याद कर लो, क्लोजिंग स्टॉक और सेल, इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस, स्क्रब सेल। इन सब के अलावा जो भी मेरे एक्सपेंस होंगे प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड और जो भी इनकम होंगे प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड, एक्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़ के, ठीक है। तो ऐसे हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और ये हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम इस फॉर्मूले को और आगे लेके जाएं तो सर अगर नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला कैसे होगा, तो आपको नेट प्रॉफिट निकालना तो क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दो और प्लस कर दो अदर इनकम, जो भी आपके पास अदर इनकम है उसको प्लस कर दो, खत्म। वही तो हमने किया है। ये जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था इसमें मैंने क्या प्लस किया है, अदर इनकम प्लस किया है। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ये सारे अदर इनकम, माइनस क्या किया है, मैंने सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर दिए, मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। तो ये हमारा फॉर्मेट है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। लेकिन याद नहीं करना, मैं बता रहा हूं, समझ जाओ ज्यादा रहेगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, आप याद नहीं कर पाओगे, इतने सारे एक्सपेंस है। फिर से बोल रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसको याद कर लो अगर याद करना भी चाहते हो तो। इसके अलावा जो भी एक्सपेंसेस सब पीएनएल में जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़ के। आपको सीधी सी बात है यार, हमने मशीन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, हमने बिल्डिंग खरीदी, तो क्या ये कोई खर्चा है? हाँ सर है। कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ के तो आए हो ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि आपने जो परचेज किया उसके बदले आपको कोई एसेट मिला, अगर कोई भी एसेट आपको उसको बदले मिलता तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। सबने सैलरी दिया, कोई एसेट तो मिला नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना सैलरी, तो कहां से कोई एसेट मिलेगा, इसको हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट लॉस में, क्रेडिट डेबिट साइड, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं कि सर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट ही बहुत सिंपल है, अगर आपने ये दोनों चीजें बना ली तो उसके बाद जो लास्ट नंबर है वो किसका है, बैलेंस शीट का। अभी मैं बैलेंस शीट 2 मिनट में समझा देता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएंगे आपकी बुक से, जिसमें मुझे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीजें बनानी होगी। ये तीनों मैं अगर बनाया तो फिर आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे, जैसे 1/3 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, 20% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑन सेल। तो इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर डाल दूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर देंगे, फिर एक लेक्चर और आएगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर में मैंने आपको तीनों चीजें विदाउट एडजस्टमेंट समझा दी। बैलेंस शीट रह रहा हमारा, बैलेंस शीट अभी समझाऊंगा, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करूंगा। देखो, अगर मैं आपको बात करूं कि सर बैलेंस शीट कैसे बनेगा, तो बैलेंस शीट आप थोड़ा सा इसको आपने देखा होगा किसमें, चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन में, और मैंने उसमें आप लोगों को बनाना भी सिखाया था बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से इजी कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या लिखना हमें, देखो बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होता, क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। ये दोनों अकाउंट है, इसलिए इसमें डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम सबसे क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज। यहां पे आप क्या लिखोगे, अमाउंट, यहां क्या लिखोगे, एसेट्स, और यहां पे क्या लिखोगे, अमाउंट।
आपके पास जो भी एसेट्स हैं, चाहे करंट एसेट हो, फिक्स एसेट हो, कोई भी एसेट हो, सारे के सारे एसेट्स की एंट्री यहाँ पे की जाएगी। और आपके पास जो भी लाइबिलिटीज होंगी उन सब की एंट्री यहाँ पे की जाएगी। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल आपके क्वेश्चन में दिया होगा, अगर प्रॉफिट हुआ, जैसे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर होगा, ये 20,000 जो हमने नेट प्रॉफिट लिखा है, अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट। और अगर लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, कैपिटल से लेस हो जाएगा, नेट लॉस। दोनों में से हमेशा कोई एक ही होगा, ठीक है ना। सर प्रॉफिट कैपिटल में ऐड क्यों हो रहा है और लॉस माइनस क्यों हो रहा है? कैपिटल किसका होता है सर, ऑनर का होता है, यानी जो ऑनर ने इन्वेस्टमेंट किया उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल, यानी जो मालिक ने लगाया। सिंपल सी बात है, बिजनेस जो पैसा अर्न करेगा किसका है, ये ऑनर का है। तो इसलिए हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे ऑनर के कैपिटल में ऐड कर देंगे, यानी ऑनर का। अगर मान लो मैंने 10 लाख रुपए का बिजनेस किया और मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपए कमाया, तो मेरा कैपिटल कितना हो गया, 12 लाख, यानी मैं 12 लाख का मालिक बन गया। अब मेरा बिजनेस 12 लाख का है। सिंपल सी बात है, जो भी प्रॉफिट अर्न किया, सर हमने प्रॉफिट जो अर्न किया इसमें से और भी तो खर्चे हैं, सारे खर्चे माइनस तो कर चुके हो, आप क्या माइनस करो, नेट प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी ऐड कर रहा हूं। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा। और अगर लॉस हुआ तो किसका, तो भी मेरा। सपोज मैंने 10,000 का बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें 2 लाख का लॉस हो गया, 10 लाख का बिजनेस का लॉस हो गया, तो मेरा कैपिटल कितना सर, 8 लाख। सिंपल सी बात है, लॉस होगा तो भी ओनर का और प्रॉफिट होगा तो भी ओनर का। तो नेट प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, नेट लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में माइनस करेंगे। और क्या, अगर ओनर ने किसी भी तरह का ड्रॉइंग किया होगा तो इस ड्रॉइंग को भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कैपिटल से। आपको पता है मैंने 20 लाख रुपए का बिजनेस किया, 5 लाख उसमें से निकाल लिया, तो कैपिटल कितना सर, 15 लाख माइनस होगा, सीधी सी बात है। और अगर किसी ओनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया होगा तो उसको हम कर देंगे ऐड। एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है, यानी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो आपने कैपिटल लगाया था उसमें से कुछ पैसे और लगा दिए रिक्वायरमेंट के तौर पे, जरूरत पड़ी तो उसको हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। तो आपका कैपिटल ऐड हो जाएगा। आपने 10 लाख का स्टार्ट किया, 2 लाख रुपए और लगा दिया, 12 लाख रुपए हो गया। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो आपका कैपिटल बचेगा उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखा मैंने, पहले जो कैपिटल क्वेश्चन में दिया होगा उसको यहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट आएगा तो उसमें ऐड कर देंगे, लॉस आएगा तो माइनस कर देंगे। अगर ड्रॉइंग होगा तो माइनस, और अगर एडिशनल कैपिटल होगा तो ऐड। सब कुछ करने के बाद इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे क्वेश्चन में जितनी भी लाइबिलिटीज दी होंगी उस सब लाइबिलिटीज को यहां लिख देंगे। ऑल लाइबिलिटीज, जितनी भी तरह की लाइबिलिटीज होंगी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लोन लाइबिलिटी है, बैंक लोन, डिवेंचर, कुछ भी जो भी लाइबिलिटीज होंगी सारी की सारी लाइबिलिटीज यहां लिख दिया जाएगा। पहले आप कैपिटल का एडजस्टमेंट करोगे। कैपिटल का एडजस्टमेंट बहुत सिंपल है, कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट, लॉस है तो लेस करो, ड्रॉइंग है तो लेस करो, एडिशनल कैपिटल है तो ऐड करो। इसमें से कोई आइटम नहीं है तो छोड़ दो, जो चीज है बस उतना करो। उसके बाद बाकी सारी लायबिलिटीज आप यहां पे लिख दो बैलेंस शीट में, सेम एज इट इज। जितने भी तरह के एसेट्स हैं, सपोज कैश हो सकता है, कैश लिख दो। हमारे पास बैंक है, बैंक लिख दो। हमने एक फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर लिख दो। हमने और क्या किया था, हमने कुछ और परचेज किया था, जैसे कि हमने लैंड परचेज किया था, लैंड को यहाँ लिख दो। हमारे पास बिल्डिंग रखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ बिल्डिंग लिख दो। मशीन लिखा हुआ, मशीन लिख दो। ऑल एसेट्स, कोई सा भी एसेट्स हो, चाहे फिक्स हो करंट है, उसको सबको यहाँ लिख दो। और जब इन दोनों को ऐड करोगे सारे एसेट लायबिलिटी लिखने के बाद, तो ये टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर आपका बैलेंस शीट टोटल इक्वल आ रहा है तो आपने जो भी क्वेश्चन किया बिल्कुल करेक्ट किया, 100% सही है। और अगर बैलेंस शीट आपका मैच नहीं कर रहा तो आपने क्वेश्चन को गलत किया, कहीं ना कोई दिक्कत है। तो बेसिकली फाइनल अकाउंट में यही 3 अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया और फॉर्मेट भी मैंने आपको समझा दिया। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाएंगे जिसमें ये तीनों चीजें कवर हो जाए और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। एक वीडियो और आएगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे कि मैंने समझा दिया था, पहले बोला था, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा और फिर हमारे चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, आप ही का बुक है टीएस अग्रवाल 2020 एडिशन है। तो देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या दिया हुआ था सर, सबसे पहले दिया हुआ कैपिटल। और कैपिटल कहां जाता है, मैंने आपको भी समझाया था सर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो अब यहाँ पे क्या लिख दो, सिंपली जो बैलेंस जहां जाता है उसको पोस्ट कर दो। कैपिटल कितना है सर, कैपिटल है 3,60,000, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, क्रेडिटर। क्रेडिटर भी बैलेंस शीट का ही पार्ट है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ये स्पेस मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे ड्राइंग लेस करना हो, प्रॉफिट ऐड करना हो तो मैं कर सकूँ कैपिटल में। क्रेडिटर भी हमारे पास कितना है, 87,000।
200 एज इट इज लिख देता हूँ। बिल्स पेबल भी लाइबिलिटी है, इसको भी मैं बैलेंस शीट में शो कर देता हूँ। बिल्स पेबल मेरे पास कितना है 25,270। उसके बाद मेरे पास लिखा है सर सेल्स कहाँ जाता बताओ जरा मुझे। तो सर सेल जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाई सेल्स अकाउंट। अब मैं बैलेंस इनर कॉलम में लिखूं कि आउटर में, तो सर हम अंदर ही लिखेंगे, क्योंकि अगर मुझे उसमें से कुछ रिटर्न करना पड़ा तो मैं रिटर्न माइनस करके फिर मैं वहां लिखूंगा। और सर रिटर्न नहीं हुआ तो टोटल अमाउंट जब आपको यही लिखना है तो आप यही लिख सकते हैं। तो मेरे पास सेल कितना है, तो सर सेल है 7,81,820। ठीक है, तो ये मेरा सेल का अमाउंट दिया हुआ मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या दिया, बैड डेप्ट रिकवर्ड। और बैड डेप्ट अगर रिकवर हो जाए तो हमारे लिए क्या है, तो सर हमारे लिए प्रॉफिट यानी इनकम है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। तो मैं क्या लिखूंगा, बाई बैड डेप्ट रिकवर। बैड डेप्ट रिकवर क्या होता है आप लोगों को पता होगा, और इनकम क्यों होता है ये भी आपने 12 चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रखा होगा। देखो जो पैसा डूब गया था वो रिकवर आ गया, तो मेरे लिए प्रॉफिट ही तो है, इनकम ही तो है मेरे लिए। तो एक किस साइड लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड पीएनएल में कितना मेरे पास 1750। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हमारे पास लोन हमारे लिए क्या होता है, तो सर लोन हमारे लिए होता है एक तरह से लाइबिलिटी। और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी ही होगा, अगर डेबिट बैलेंस दिया होता तो एसेट हो जाता। उसके बाद लिखा है डेटर्स, तो डेटर्स हमारे क्या है, एसेट है, तो डेटर में क्या लिखता हूं, बैलेंस शीट में एसेट साइड। कितना डेटर्स हमारे पास 38,850। उसके बाद है सर सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू में कौन सा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सर इनडायरेक्ट यहां जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा जाएगा, डायरेक्ट वाला। तो ये सैलरी है, तो सैलरी को हम क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग में डेबिट साइड, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू सैलरीज अकाउंट। कितना है सैलरी मेरे पास 40,000, 40,000 रुपए का सैलरी है। उसके बाद क्या मेरे पास सर, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस डिस्काउंट का मतलब क्या, हमने डिस्काउंट दिया है, ये डिस्काउंट अलाउड। और डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो डिस्काउंट रिसीव हो तो क्रेडिट साइड, और डेबिट अगर दिया हो यानी अलाउड हो तो डेबिट साइड। हमारे लिए डिस्काउंट एक तरह से एक्सपेंस है, तो क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब हमने डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 10,000 रुपीज का डिस्काउंट हमने दिया था। फिक्सचर एंड फिटिंग्स क्या हमारे लिए एसेट्स है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स होता क्या है, देखो फर्नीचर के साथ उसको फिक्स करने, जैसे मान लो कि ये गेट हो गया, गेट के साथ जो भी चीजें है वो फिक्सचर एंड फिटिंग है। तो जो फर्नीचर के साथ कुछ और भी चीजें होती है जो उसको फिक्स करने के लिए या उसके साथ जो लगी होती है उसको हम फिक्सचर एंड फिटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए एसेट्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। एसेट साइड लिख दो, कितना है 1,61,500, 500 नहीं 550। ठीक है, 161,550। उसके बाद लिखा पोस्टेज। अब पोस्टेज हमारे लिए क्या है सर, एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सीधी सी बात है इनडायरेक्ट। कुछ हमने पोस्ट किया है, कोई सामान हमने पोस्ट से भेजा है या उसका जो भी एक्सपेंस लगा, ये क्या है हमारा पोस्टेज। पोस्टेज कहाँ आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, कितना है 2730। इंटरेस्ट, सॉरी उससे पहले बैड डेप्ट है, तो बैड डेप्ट भी हमारा एक तरह से क्या है, हमारे लिए लॉस है, ये भी पीएनएल में डेबिट साइड आएगा 2870। उसके बाद क्या हमारे पास, तो सर इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट रिसीव है तो इनकम, और पेड है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। कैसे पता चलेगा, तो या तो रिसीव और पेड लिखा हो या सिर्फ डेबिट या क्रेडिट बैलेंस लिखा हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस, यानी पोस्टेज, बैड डेब्ट, इंटरेस्ट, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस, यानी सभी क्या है डेबिट, यानी सभी क्या है अलाउड है। यानी इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, कितना है 12,950। तो टू इंटरेस्ट 12,950। उसके बाद क्या मेरे पास, इंश्योरेंस कितना है 4170। इंश्योरेंस भी हमारे तरफ से एक तरह से क्या है, एक्सपेंस है।
कितना, 4170। उसके बाद हमारे पास है मशीनरी। मशीनरी हमारा क्या है सर, मशीनरी एसेट्स है, तो इसको हम लिखेंगे एसेट साइड। कितना है मशीनरी, 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए का मशीनरी है। देन हमारे पास क्या लिखा है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है आप सबको पता है सर। ओपनिंग स्टॉक हम लिखते हैं यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 99,450, 99,450। उसके बाद क्या लिखा है, परचेज। परचेज भी हम यही लिखते हैं, आप सबको पता है, डेबिट साइड। परचेज कितना मेरे पास, तो सर परचेज है 6,20,920। अब मैं इसको यहां लिखूं कि यहां लिखूं, फिलहाल मैं यही लिख देता हूं, क्योंकि अगर इसमें से कुछ रिटर्न हुआ तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, वेजेस। वेजेस मेरा कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सर इनडायरेक्ट है, हमने अभी पढ़ा था, सॉरी डायरेक्ट है। टू वेजेस, कितना है वेजेस हमारे पास, 43,000। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, तो सर बिल्डिंग हमारे लिए एसेट्स है। कितना है बिल्डिंग हमारे पास, 2,37,800। सेलिंग एक्सपेंस, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट है, सर इनडायरेक्ट है। ये सेलिंग एक्सपेंस यानी उसको सेल करने के लिए, यानी सेल करने के लिए जो हमने खर्च किया है, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट में कभी भी ऐड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंस। नाम से लगता है कि सर डायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये इनडायरेक्ट में। सेलिंग एक्सपेंस कितना है, तो सर हमारे पास जो सेलिंग एक्सपेंस है 1750, 1750। ट्रेडिंग में और कुछ तो है नहीं, तो इसको हम सीधा ये लिखते हैं 620,920। ठीक है, क्यों मैंने यहां लिखा, क्योंकि इसमें से कुछ भी रिटर्न नहीं है, सेल का भी रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो इस जो भी है यहां पे लिख दो ये बस। ठीक है, एक चीज और मिस हो रही है सर, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी तो होता था, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है, तो देखो ट्रायल बैलेंस के नीचे कहीं दिया है क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च वाज 1,43,000, यानी जो लास्ट में गुड्स बचा हुआ उसी को हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। कितना बचा हुआ है, 1,43,000 रुपीज का। और कुछ इसमें आएगा क्या, इसके अलावा यहाँ पे वेजेस के अलावा और अगर कैरेज इनवर्ड होता तो यहीं आता, फैक्ट्री फ्यूल फैक्ट्री पावर होता तो यहीं पे आता है, लेकिन ये सारे खर्चे नहीं है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस या स्क्रैप सेल होता तो आता, वो भी दो नहीं है तो मैंने वो चीजें नहीं लिखी, बाकी मैंने जो भी था लिख दिया। दूसरी चीज क्या है सर, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, अगर होता तो मैं इनमें से माइनस करके ही यहाँ लिखता, क्वेश्चन में वो भी नहीं दिया तो मैंने उसको भी एज इट इज ऐसे लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम इसको, इसमें क्या होता है, ड्राइंग माइनस होता है, एडिशनल कैपिटल ऐड होता है, ना तो ड्राइंग है ना तो एडिशनल कैपिटल है। अब लास्ट में जो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे, बाकी सब एज इट इज वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो एक बात और होती है, हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी लिखी है, 1,43,000। कभी कभी दो चीज दिया होता है, सपोज इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखा होता तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 1,43,000, और यहां पे लिखा होता है NRV यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 1,35,000 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे लिए है 143 है, बट उसकी मार्केट वैल्यू देखा जाए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है, यानी मार्केट में कितने का वो रियलाइज यानी सेल हो सकता है। तो जो एनआरबी और मार्केट वैल्यू दोनों का मतलब सेम होता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में एनआरबी लिखा होता है, कहीं मार्केट वैल्यू लिखा होता है। तो बुक वैल्यू कितनी है 143, एनआरवी या मार्केट वैल्यू कितना 135। अब क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, यहाँ पे जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, वैल्यू और एनआरवी विच एवर इज लोअर,
हमेशा ये बात याद रखना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी होगी तो दोनों में से जो सबसे कम होगा उसको यहां लिखा जाएगा। यानी अगर इसी क्वेश्चन में अगर दो वैल्यू दी होती, एक बुक वैल्यू 143 और एनआरबी या मार्केट वैल्यू 135, तो यहां पे मैं क्लोजिंग स्टॉक में 135 लिखता क्योंकि दोनों में से कम ये है। सर अगर एनआरबी ज्यादा हो तो मार्केट वैल्यू ज्यादा हो तो, सपोज कि बुक वैल्यू तो 143 है लेकिन मार्केट वैल्यू एनआरबी 1,60,000 है, तब मैं क्या लिखूंगा, तब मैं लिखूंगा 143। मैं क्या कह रहा हूं, दोनों में जो सबसे लोअर होगा उसी को आपको लिखना है। तो किसी किसी क्वेश्चन में एनआरबी और बुक मार्केट वैल्यू को दिया रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। क्या मैंने बोला, एनआरबी और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर, या मार्केट वैल्यू एनआरबी दोनों सेम होते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बस हो गया। इसको ऐड करते हैं और इसको माइनस करते हैं, जो यहां पे निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर इधर ज्यादा होगा उधर कम हुआ तो क्या निकल के आएगा, ग्रॉस लॉस। तो पहले हम इसको ऐड करते हैं क्रेडिट साइड, तो कितना 7,81,820 प्लस 1,43,000, टोटल आ रहा है 9,24,820। इसमें से माइनस करता हूं मैं ये डेबिट 99,450 माइनस 6,20,920 माइनस 43,000। तो जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1,61,450। ठीक है, यहाँ पे 924,820। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। और अगर लॉस आता तो मैं डेबिट साइड लिखता, कितना है 161,450। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इन सबको ऐड करूंगा, इसको लेस करूंगा, जो यहां पे निकल गया नेट प्रॉफिट, अगर इधर कम आया तो नेट लॉस। एक बार हम ग्रॉस प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, हमारी बुक में कितना दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 161,450। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा सही आ गया। ठीक है, इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो 161,450 प्लस एक एक्स्ट्रा इनकम है 1,750, टोटल कितना आ रहा है 163,200। इसमें से अगर मैं माइनस करूं ये सारे एक्सपेंस, माइनस 40,000 माइनस 10,000 माइनस 27,30 माइनस 28,70 माइनस 12,950 माइनस 4,170 माइनस 1,750। तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 88,730 बुक में भी सही है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट। आई होप ये फ्रेम में आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूं 88,730 टोटल 163,200। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल गया है 88,730, इसको मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट कितना, तो सर 88,730। तो अगर मैं 360 में इसको ऐड करता हूं तो टोटल आएगा 4,48,730। ठीक है, और मैं बैलेंस शीट को अब टोटल कर देता हूं क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी बैलेंस शीट में नहीं है। हाँ एक चीज और, ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ये हमारे लिए क्या है, एसेट भी तो है। ये क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा यहां पे जाएगा। स्टॉक कितना है 1,43,000। सर ओपनिंग क्यों नहीं जाएगा, वो भी तो एसेट है। ओपनिंग तो सेल हो गया ना, ओपनिंग प्लस परचेज ये सारा सेल कर दिया, सीओजीएस में देखो ना बचता क्या लास्ट में, जो बचा वही तो एसेट है। ओपनिंग भी एसेट है बट ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं। वो बचा नहीं है, सेल हो गया। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग बचा हुआ, बाकी सब तो सेल हो गया। जितना स्टॉक बचा वो यहाँ पे जाएगा, यानी क्लोजिंग वाला सेल। अब मैं इन सबको ऐड करता हूं 87,200, उसमें फिर ऐड करो 25,270 प्लस 1,20,000, तो जो टोटल आ रहा है इस साइड 681,200। ठीक है, इधर भी ऐड करके देखते हैं, अगर सेम एज इट इज वही आएगा तो हमारा आंसर सही है। 38,850 प्लस 161,550 प्लस 1,00,000 रुपीज प्लस 237,800 प्लस 143,000, 681
200। ये हमारा बैलेंस शीट मैच कर गया, यानी हमने जो भी क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, 681 200, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 था, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हमने देख लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगले वीडियो में ये चैप्टर वैसे कॉन्सेप्ट वाइज तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कह लो, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आप लोग करने में। जैसे कि कई बोल देता है कि आपको प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल, ऑन कॉस्ट, 1/3 2/3 ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उस टाइप के क्वेश्चन में एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा दूंगा, उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर हमारा 100% फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके यार जरूर बताना, शेयर